हेलो एवरीवन, सत्यनारायण इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। तो हम राज्यसभा को पढ़ रहे थे। राज्यसभा से संबंधित हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे राज्यसभा सदस्यों की योग्यता क्या होती है, राज्यसभा का संगठन क्या होता है, राज्यसभा की संरचना क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हमें पढ़ना है राज्यसभा के कार्य, ठीक है ना। राज्यसभा के जो प्रमुख कार्य हैं उनको पढ़ना है। साथ ही साथ आज हम लोकसभा को भी स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं राज्यसभा को। तो राज्यसभा के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था। राज्यसभा की जो शक्तियाँ और कार्य थी वो आपकी रह गई थी। तो आज हम उनको शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य। राज्यसभा लोकसभा से तुलनात्मक रूप से कम शक्तिशाली सदन है, फिर भी इसका अपना महत्व है। राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। राज्यसभा जो लोकसभा है, कुछ ऐसी शक्तियाँ राज्यसभा को हैं जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है, ठीक है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। और कई सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जैसे धन विधेयक के संबंध में शक्ति हो गई, वो लोकसभा को प्राप्त है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें, ठीक है ना। कुछ शक्तियाँ बिल्कुल समान है लोकसभा और राज्यसभा की, तो उन्हीं को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं उनको मैंने इतने भागों में डिवाइड कर दिया है। देखो, विधायी शक्तियाँ हो गई, वित्तीय शक्तियाँ हो गई, संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति हो गई, आपातकाल संबंधी शक्ति हो गई, राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ हो गई, अन्य शक्तियाँ हो गई। तो इतने सारी कैटेगरी में मैंने राज्यसभा की शक्तियों को डिवाइड कर दिया है। अब एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधायी शक्तियों को, ठीक है। विधायी शक्तियाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसकी, राज्यसभा की। राज्यसभा की हम जो शक्तियाँ और कार्य पढ़ रहे हैं। तो देखो विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ तो देखो जो गैर वित्तीय विधेयक होते हैं, ठीक है ना। विधायी शक्तियों से मतलब है विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ जो हैं लोकसभा राज्यसभा की, वो हम पढ़ेंगे। तो जो गैर वित्तीय विधेयक होते हैं मतलब जो धन विधेयक ना हो, कोई भी जिसमें अनुदान की मांग ना की गई हो, इन सब विधेयकों के संबंध में क्या है, राज्यसभा को लोकसभा की समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो देखो, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है, ठीक है ना। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा गैर वित्तीय विधेयकों, ठीक है ना, गैर वित्तीय विधेयक मतलब धन विधेयक को छोड़कर, एवं अन्य विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को क्या है, समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, ठीक है ना। गैर वित्तीय विधेयकों और अन्य विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक है। फिर देखो, गैर वित्तीय विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो जो गैर वित्तीय विधेयक जो है मतलब ना वो धन विधेयक होना चाहिए, ना वो वित्त विधेयक होना चाहिए, ना उसमें किसी अनुदान की मांग की गई। अनुदान मतलब धनराशि की मांग की गई हो सरकार द्वारा। ऐसे कोई भी विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में लाया जा सकता है, समझ रहे आप। तो मतलब गैर वित्तीय विधेयक ये वो विधेयक हैं जो धन विधेयक नहीं है या वित्त विधेयक नहीं है या जिसमें किसी अनुदान की मांग नहीं की गई है, समझ रहे आप। तो ऐसे सारे विधेयक होंगे गैर वित्तीय विधेयक। तो देखो, गैर वित्तीय विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना। तो गैर वित्तीय विधेयक कहीं पर भी लाया जा सकता है, ठीक है, दोनों सदनों में से, ठीक है। फिर देखो, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है, किंतु वह किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। जो आपका साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक मतलब जैसे राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, ठीक है ना, या किसी नए राज्य का निर्माण करना है, तो उसको बोलेंगे साधारण विधेयक, ठीक है ना। तो उसका प्रस्ताव राज्यसभा में भी ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं। यदि लोकसभा ने पारित करके कोई साधारण विधेयक भेज दिया है किसमें, राज्यसभा में, तो राज्यसभा उसको 6 महीने से अधिक नहीं रोक सकती है, ठीक है। और वो विधेयक को समाप्त भी नहीं कर सकती राज्यसभा। तो ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, शक्तियाँ पढ़ रहे हैं राज्यसभा की, कि राज्यसभा को कितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं कौन से विधेयक के संबंध में। आ रही है में आपको विधेयक समझ रहे हैं ना क्या होता है। विधेयक मतलब होता है कोई भी प्रावधान जो सरकार ला रही है या कोई भी कानून जो सरकार ला रही है उसको बोलते हैं विधेयक, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। आ रही है में। फिर देखो, वित्तीय शक्ति, राज्यसभा की वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो वित्तीय शक्तियों को पढ़ते हैं हम। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं, यद्यपि इस संबंध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कमजोर स्थिति प्रदान की गई है, ठीक है ना। राज्यसभा को क्या है, कुछ वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं, यद्यपि इस संबंध में राज्यसभा लोकसभा की तुलना में थोड़ा क्या है, कमजोर स्थिति में, मतलब लोकसभा को ज़्यादा वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है।
वित्तीय विधेयक के संबंध में। तो देखो फिर लोकसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तो वह राज्यसभा के पास उसकी अनुशंसा के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना। कोई भी धन विधेयक होता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है ना। और राज्यसभा के पास केवल वह अनुशंसाओं के लिए भेजा जाता है, मतलब धन विधेयक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है राज्यसभा। ये सारे विधेयक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, ये सारे विधेयक मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी केवल आप इतना समझते जाओ, ठीक है, कि धन विधेयक जो है, धन विधेयक को केवल राज्यसभा के पास उसकी अनुशंसाओं के लिए भेजा जाता है, ठीक है। फिर देखो अगला, राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि वह विधेयक प्राप्त होने के दिन से 14 दिनों के भीतर उस विधेयक को अपनी अनुशंसा सहित लोकसभा को नहीं भेजती है तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने पास किया था। समझ रहे आप बात को। इसका मतलब ये हुआ कि जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है, और राज्यसभा में यदि उसको भेजा जाता है तो केवल अनुशंसाओं के लिए भेजा जाता है, और राज्यसभा उस पर कुछ अनुशंसा करती है, मतलब अपने सुझाव देती है, और ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा वो सुझाव माने। और यदि राज्यसभा ने धन विधेयक को रोक लिया है, जल्दी से पारित नहीं किया है, तो 14 दिन का समय रहता है उनके पास में धन विधेयक पर अनुशंसा करने के लिए। यदि 14 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसको विधेयक को पारित मान लिया जाता है। आगे समय तो ये हो गई वित्तीय शक्तियाँ राज्यसभा की। फिर देखो संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे मौलिक अधिकार में कोई चीज़ लिखनी है या कोई चीज़ हटानी है, कोई नया अधिकार जोड़ना, तो उसको बोलेंगे संविधान संशोधन। तो देखो संविधान संशोधन संबंधी शक्ति देखो राज्यसभा की। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है, ठीक है ना। लोकसभा में पारित संशोधन विधेयक तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब वह राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। यदि लोकसभा ने किसी विधेयक को, किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है, ठीक है, और वो भेज दिया है राज्यसभा के पास में, ठीक है, तो वो संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा को भी उतनी ही पावर है। यदि राज्यसभा उसको पारित नहीं करेगी तो वो विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। आ रही है में आपको, तो ये चीज़ है। फिर देखो आगे, संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की असहमति होने पर संशोधन विधेयक अस्वीकार समझाएगा, ठीक है। और जो संशोधन किए हैं लोकसभा ने, जो संशोधन किए हैं विधेयक में, या कोई विधेयक प्रस्तुत किया है, यदि उस पर राज्यसभा की असहमति है, मतलब राज्यसभा उसको पारित नहीं कर रही है, तो फिर उसको वह विधेयक क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। समझ रहे आप, मतलब अस्वीकार समझाएगा वो राज्यसभा द्वारा, उसमें संशोधन नहीं होगा, मतलब वो संशोधन पारित नहीं होगा, संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं होगा। आइए में फिर देखो सन 1989 ईस्वी में 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक क्रमशः पंचायत व नगर पालिका संबंधी विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित न होने के कारण समाप्त हो गए थे, ठीक है। तो 1989 में, ठीक है ना, 64वां और 65वां संविधान संशोधन किया था सरकार ने, ठीक है। लोकसभा में ये विधेयक लाए गए थे, ये थे पंचायत और नगर पालिका संबंधी, लेकिन राज्यसभा द्वारा इनको पारित नहीं किया गया था। जब राज्यसभा द्वारा इनको पारित नहीं किया गया तो ये क्या हुए थे, ये विधेयक समाप्त हो गए थे, मतलब संविधान संशोधन हो नहीं पाया था। अब हम देखते हैं आपातकालीन शक्तियाँ राज्यसभा की। तो देखो राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा अनिवार्य है, ठीक है ना। जो आपातकालीन उद्घोषणा है उसकी स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा क्या है, अनिवार्य है। यदि घोषणा उस समय की गई हो जब लोकसभा विघटित हो गई हो तो उस समय घोषणा का राज्यसभा द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि अब राष्ट्रपति आपातकालीन उद्घोषणा करता है तो वो दोनों सदनों द्वारा क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए या स्वीकृत होना चाहिए, तब वो उद्घोषणा कर सकता है, ठीक है। दूसरा, यदि लोकसभा विघटित हो गई, ठीक ना, किसी समय लोकसभा कार्य नहीं कर रही है, तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है या आपातकालीन कोई भी घोषणा करनी है तो वो जो घोषणा है वो राज्यसभा से क्या होनी चाहिए, स्वीकृत होनी चाहिए। तो ये हो गई आपातकालीन उपबंधों के संबंध में उसकी शक्ति हो गई राज्यसभा की। समझ रहे। फिर देखते हैं हम कुछ अन्य शक्तियाँ राज्यसभा की। तो देखो अन्य शक्तियों में कुछ हम ऐसी शक्तियों को देखेंगे जो वो लोकसभा के साथ मिलकर जिनका उपयोग करती है राज्यसभा, ठीक है, चाहे राज्यसभा सदस्य जिनका उपयोग करते हैं लोकसभा सदस्यों के साथ मिलकर। तो देखो उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करती है, ठीक है। तो देखो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। फिर राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के जब मैं आपको निर्वाचक मंडल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें
लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं शामिल। समझ रहे आप बात को। और जो राष्ट्रपति की जब निर्वाचक मंडल में आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। समझ रहे आप। तो ये चीज़ है, तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर देखो अगला, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा कुछ पदाधिकारियों को हटाने का संकल्प पास कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। ठीक है। यदि राष्ट्रपति को हटाया जाता है पद से तो उसके लिए क्या लिया जाता है, महाभियोग लाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या किसी अन्य न्यायाधीश को हटाया जाता है तो उसके लिए भी संकल्प लाना पड़ता है। तो ऐसा संकल्प लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है ना। और जब वह दोनों सदनों से पारित माना जाता है तभी वह स्वीकार किया जाता है, तभी वह प्रक्रिया पूर्ण होती है। आ रही है में। फिर देखो अगला, यदि लोकसभा प्रस्ताव पर सहमत हो तो राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उससे पद से हटा सकती है। मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है वो भी कहाँ लाया जा सकता है, वहाँ कहाँ लाया जाता है, वो भी राज्यसभा में लाया जाता है, लेकिन लोकसभा उससे सहमत होनी चाहिए। आदिवासी में आपको तो ये चीज़ वो लिखी है। फिर हम देखते हैं राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ। ये राज्यसभा की ऐसी शक्तियाँ हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। इसके लिए लोकसभा को राज्यसभा की जरूरत पड़ती है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से इसको देखना। ठीक है। राज्यसभा की पहली विशेष शक्ति जो है वो ये है, अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अब इस पूरी चीज़ जो मैंने पढ़ी इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 249 कहता है, आर्टिकल 249 जो है वो राज्यसभा को यह शक्ति देता है कि वह राज्य सूची का कोई विषय है। ठीक है। आपको पता है ना कि संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं राज्य और केंद्र के बीच में, संघ सूची है, राज्य सूची है, संबंधी सूची है। संघ सूची से जो कानून बनाती हैं वो केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची से कानून राज्य सरकार बना सकती है, और संबंधी सूची से कानून दोनों सरकारें बना सकती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। ठीक है। तो आर्टिकल 249 के तहत यह पावर है राज्यसभा को कि वह राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इसके बाद क्या होगा, केंद्र सरकार उस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आ रही वैसे में। तो ये चीज़ है। और यदि ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा ने पेश किया है तो आर्टिकल 249 के तहत उसने राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का क्या कर दिया है, घोषित कर दिया है। ठीक है। तो यह प्रस्ताव जो है वो 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता। समझ रहे आप बात को। यदि उसने किसी राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा ने, तो ऐसा प्रस्ताव केवल 1 वर्ष तक मान्य होगा। यदि 1 वर्ष के अंदर अंदर कानून बना लेती है लोकसभा तो ठीक है, नहीं तो फिर से दोबारा प्रस्ताव लाना पड़ेगा। और राज्यसभा ऐसे प्रस्ताव को, ठीक है ना, हर वर्ष के 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। समझ रहे आप बात को। तो ये चीज़ लिखी हुई है। फिर देखो उसके कुछ उदाहरण देख लो। आर्टिकल 249 के जब राज्यसभा ने ऐसा किया है तो देखो, अब तक राज्यसभा ने ऐसा प्रस्ताव 2 बार पारित किया है। पहली बार वर्ष 1952 में व्यापार वाणिज्य उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया था। ठीक है ना। तो देखो ये जो लिखा है ना, व्यापार वाणिज्य उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण, ठीक है ना, ये थे राज्य सूची के विषय, इनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया था आर्टिकल 249 के तहत एक बार 1952 में राज्यसभा ने। ठीक है। और फिर उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा ने संसद को दिया था। ठीक है। फिर देखो अगला जो विशेष शक्ति है, ठीक है ना, एक विशेष शक्ति हमने देख लिया आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा की। दूसरी हम देखते हैं आर्टिकल 312 के तहत, ठीक है ना, 312 के तहत, आर्टिकल 312 के तहत। तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार संसद को दे सकती है। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 312 कह रहा है कि यदि सरकार को कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा की क्या करना है, स्थापना करनी है। अखिल भारतीय सेवा कहलाती हैं जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, ठीक है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हो गई, इंडियन पुलिस सर्विस हो गई, ये होती है अखिल भारतीय सेवाएं। तो इस प्रकार की सेवाओं का गठन करना है नई, समझ आपको, यदि सरकार को, तो ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में ही आएगा आर्टिकल 312 के तहत, नहीं तो आप नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन नहीं कर सकते।
यदि राज्यसभा में ये प्रस्ताव नहीं आता है। समझ रहे आप बात को। फिर देखो, राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव के अभाव में संसद अथवा संघ सरकार किसी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं कर सकती। तो ये विशेष अधिकार हैं राज्यसभा के। समझ रहे आप बात को। या कोई विशेष शक्तियाँ हैं कि कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का यदि सृजन करना है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनाना है IAS IPS की तरह, ठीक है ना, तो उसके लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में आएगा। किस आर्टिकल के तहत है ये सब? ये आर्टिकल 312 के तहत है। ये सब चीज़ें याद रखना आप, ठीक है। आर्टिकल 312 के तहत ये प्रावधान किया गया है। और यदि ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं आता है, ठीक है, तो फिर जो संसद है या संघ सरकार है वह किसी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं कर सकती। फिर देख लो इसके एग्जाम्पल, आर्टिकल 312 के कब कब यूज किया है राज्यसभा ने। देखो, वर्ष 1961 में इस अधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय इंजीनियरिंग सर्विसेज सेवा और भारतीय वन सेवा तथा भारतीय चिकित्सा सेवा के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया था। ठीक है, 1961 में आर्टिकल 312 के तहत क्या हुआ था, एक प्रस्ताव लाई राज्यसभा और 3 प्रकार की सेवाओं का सृजन किया गया। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, IES जिसको बोलते हैं, समझ आप, IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, समझ रहे आप बात को। भारतीय वन सेवा, ठीक है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और भारतीय चिकित्सा सेवा, ठीक है ना, इन तीनों का क्या किया गया था, सृजन किया गया था। फिर देखो अगला, वर्ष 1965 में राज्यसभा द्वारा भारतीय कृषि सेवा तथा भारतीय शिक्षा सेवा के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया था। 1965 में भी एक बार आर्टिकल 312 का यूज करके राज्यसभा ने क्या किया था, भारतीय कृषि सेवा तथा भारतीय शिक्षा सेवा के सृजन का अधिकार संसद को दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी खत्म हो रही है राज्यसभा। ठीक है, इसके पहले का कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, किस प्रकार से गठन होता है, कितना क्या है उसमें, उसकी जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, सदस्यों के लिए क्या योग्यता होती है, राज्यसभा के कौन कौन सभापति होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। आज के लेक्चर में मैंने आपको राज्यसभा से संबंधित जो शक्तियाँ हैं, जो राज्यसभा के कार्य हैं, उनको मैंने पढ़ा दिया। अब हम चालू करेंगे लोकसभा को। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। फिर इसी प्रकार से जैसा हमने राज्यसभा को पढ़ा है वैसे ही हम पढ़ेंगे लोकसभा को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैंने आपको विधायिका पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना, विधायिका को बोलते हैं संसद। केंद्र की जो विधायिका है, विधायिका का मतलब होता है वह संस्था जो विधि का निर्माण करती है। ठीक है, तो जब मैं आपको विधायिका पढ़ा रहा था, संसद पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि संसद के 2 भाग हैं। ठीक है ना, एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। तो राज्यसभा को हमने पढ़ लिया, ऐसी एक भाग है लोकसभा। ठीक है, अब जो लोकसभा होती है, लोकसभा के जो प्रत्याशी होते हैं, ठीक है ना, या लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उनको जनता डायरेक्ट चुनती है। समझ आप, उनका डायरेक्ट जनता द्वारा क्या होता है, उनको वोट दिया जाता है। फिर जब वोटिंग हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, नई सरकार का गठन होता है केंद्र में। ठीक है, लोकसभा की हर स्टेट में अलग अलग क्या हैं, सीटें वितरित की गई हैं। जैसे सबसे ज़्यादा सीटें जो लोकसभा की हैं वो हैं यूपी में 80, मध्य प्रदेश में कितनी है, 29 सीटें हैं लोकसभा की। तो इसी प्रकार हर स्टेट को उनकी जनसंख्या के हिसाब से क्या किया गया है, लोकसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। मतलब लोकसभा के इतने सदस्य हो सकते हैं इस स्टेट से। तो मध्य प्रदेश से 29 सदस्य हैं लोकसभा के। आ रही है में। तो चलिए देखते हैं लोकसभा को। तो देखो, लोकसभा को हम पढ़ने से पहले देख लो लोकसभा को और किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और किस किस नाम से लोग लोकसभा को जानते हैं। तो देखो, लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं, लोकसभा को स्थायी सदन भी बोलते हैं, लोकसभा को प्रथम सदन भी बोलते हैं, और लोकसभा को जनता का सदन भी बोलते हैं। आ रही है में। तो लोकसभा क्या है, निम्न सदन है, स्थायी सदन है, प्रथम सदन है और जनता का सदन है। ठीक है, तो ये सब लोकसभा को बोला जाता है। फिर देखो, संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है ना, लोकसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद क्या है, 81 में दिया हुआ है संविधान के। ठीक है, जो मूल भारतीय संविधान जो था उसमें लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी, 500 निश्चित की गई थी। ठीक है ना, लेकिन समय समय पर क्या हुई, इसमें वृद्धि हुई। जैसे जैसे हमारा देश में क्या हुई, जनसंख्या बढ़ी, ठीक है ना, नए जिले बने, नए राज्य बने, उस हिसाब से क्या किया गया, लोकसभा की सीटों को बढ़ाया गया। तो मूल भारतीय संविधान में कितनी थी सीटें, 500 थी, ये याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर देखो, संगठन व्यक्ति मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है। मतलब लोकसभा का निर्माण लोकसभा सदस्य मिलकर करते हैं, और लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है व्यक्ति मताधिकार के आधार पर। समझ आप बात को। फिर देखो आगे, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, फिर देखो आगे, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या
525 से बढ़ाकर 545 निश्चित की गई। ठीक है, मूल भारतीय संविधान में कितनी थी? 500 थी, मैंने आपको वो पढ़ाया अभी। ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई, कभी 525 हो गई थी। फिर 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 था, उसके द्वारा क्या किया गया था? 545 की संख्या निश्चित की गई थी। परंतु अब गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 52। ठीक है, तो ये अधिकतम सदस्य संख्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। वर्तमान सदस्य संख्या अलग है, अभी आगे जाके और मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो अभी प्रेजेंट में 552 है, कि मतलब 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखो 552 सदस्यों में से 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे। ठीक है, फिर देखो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है? 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है आंग्ल भारतीय समुदाय के जो होते हैं, काय में? लोकसभा में। तो लोकसभा की कुल यदि सदस्य संख्या देखें तो क्या है? 552 है। 552 में से 530 सदस्य जो हैं वो क्या है? स्टेट से आते हैं, मतलब राज्यों से आते हैं। और जो 20 सदस्य जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। और 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति, काय में? लोकसभा में। ठीक है, फिर देखो नोट नीचे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2020 है, उसके द्वारा अनुच्छेद 331 में संशोधन कर आंग्ल भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन समुदाय के नाम निर्देशन को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया। तो मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई ना कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ये इसलिए पढ़ा दिया। ये प्रावधान क्या समाप्त हो गया? किस संवैधानिक संशोधन के तहत समाप्त हो गया? 104 में संविधान संशोधन के तहत समाप्त हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला संविधान संशोधन, आप इसको याद रखना। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा क्या हुआ? ये प्रावधान खत्म हो गया। कौन सा प्रावधान? आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का। ठीक है, ये प्रावधान क्या हो गया? समाप्त हो गया है। फिर भी मैंने आपको ये पढ़ा दिया आपको, क्योंकि क्या है, पीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा? तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। ठीक है, अब 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया इस प्रावधान को। आ रही है समझ में? फिर देखो लोकसभा की सदस्य संख्या है कितनी? मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 हो सकती है, जिसमें से 530 राज्यों से और 20 संघ शासित क्षेत्रों से और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान अब समाप्त हो गया है, कुछ संवैधानिक संशोधन के तहत समाप्त हुआ है, 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त हुआ है। अब देखो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? ये तो 552 है। जैसे कोई बस होती है, ठीक है ना, किसी बस में जैसे 60 सीटें हैं, ठीक है, 60 में से 50 भरी है, मतलब अभी 50 पर क्या हो रहा है? 50 सीटों को क्या किया जा रहा है? भरा जा रहा है, 50 पर यात्री है। इसी प्रकार से लोकसभा को समझो कि लोकसभा में क्या अधिकतम सीटों की जो संख्या है वो 552 है, ठीक है ना, वो निर्धारित की गई है। लेकिन वर्तमान में अभी 545 सीटों पर क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में लोकसभा की संख्या कितनी है? 545 है, जिसमें से 530 राज्यों से आते हैं और 13 संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन की क्या होती है? नियुक्ति होती है। तो वर्तमान में यदि आप सदस्य संख्या देखोगे तो 545 ही है। ठीक है, अगला जो चुनाव होगा, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन जो हैं इनको हटा दिया गया है, मतलब इस ये प्रावधान हटा दिया गया है। अगला जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें सदस्य संख्या होगी 543। ठीक ना, 543 आ जाए सर। फिर हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद 330 जो है वो एसटी और एससी की क्या होता है? सीटों को रिजर्व करता है लोकसभा में। समझ रहे आप बात को? अनुच्छेद 330 के तहत जो एसटी और एससी है उनको क्या किया गया है? आरक्षण दिया गया है लोकसभा सीटों में। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे। यह प्रावधान आरंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसके बाद में संविधान संशोधन द्वारा इसे 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। ठीक है, तो जो लोकसभा में, ठीक है ना, एसटी और एससी को जो रिजर्वेशन मिला था लोकसभा की सदस्य संख्या में, जो रिजर्वेशन मिला था कि इतने सदस्य होंगे एसटी के, इतनी सीटें, मतलब एससी की और इतनी सीटें एसटी की क्या होंगी? रिजर्व होंगी, उसको केवल प्रारंभ में केवल 10 वर्ष के लिए किया गया था। बाद में जो सरकारें आती गई उन्होंने 10-10 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया है उनके द्वारा। इसको समझ आप बात को? फिर देखो अगला,
संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जनगणना के बाद परिसीमन आयोग लोकसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करेगा। संविधान में ये भी लिखा हुआ था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में क्या होगी, जनगणना होगी। उस जनगणना के बाद क्या होगा, परिसीमन होगा लोकसभा क्षेत्रों का, समझ आप। और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या घटाई बढ़ाई जाएगी राज्यों में, ठीक है ना, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में। तो ये भी क्या किया गया था, ये भी प्रावधान था संविधान में, ठीक है। फिर देख लो परिसीमन होता क्या है। परिसीमन की भी मैंने डेफिनेशन लिख दी कि देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह से विभाजित करना कि क्षेत्रगत और जनसंख्यागत आधार पर देश के सभी नागरिकों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी मध्य प्रदेश में क्या है, 29 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है ना। इसका आधार जो है वो 1971 की जनगणना है। अभी जो 545 सीटें जो निर्धारित हैं लोकसभा में, उसका जो आधार है वो 1971 की जनगणना है। तो देखो परिसीमन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी 29 सीटें हैं, 29 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। अब क्या है कि जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है ना, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लोकसभा सीटें उतनी ही हैं। तो संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो जनगणना होगी उसके बाद में क्या होगा, परिसीमन होगा। तो जब यदि मध्य प्रदेश में परिसीमन होगा, ठीक है ना, 29 लोकसभा सीटें अभी मध्य प्रदेश में हैं और परिसीमन होगा, उसके बाद में जनसंख्या के आधार पर देखा जाएगा, क्षेत्र वाइज देखा जाएगा, तो ये सीटें क्या होगी, एक 32 भी हो सकती है 29 से। इसी को बोलते परिसीमन करना, समझ आप, मतलब सीटों को विभाजित करना। तो ये चीज़ है परिसीमन। फिर देखो संविधान की इस व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 निश्चित की गई है। इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वर्तमान में कितनी है, 543 है, ठीक है। जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या है, वैसे 545 है, 2 एंग्लो इंडियन सहित, ठीक है, समझ आप बात को। तो 543 निश्चित की गई, किस जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। फिर देखो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या एवं लोकसभा में राज्यवार प्रतिनिधित्व 2026 तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया, ठीक है ना। और जो 545 सीटें जो हैं, ठीक है ना, 543 निर्वाचित और 2 एंग्लो इंडियन की सीट जो है, अब 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया, तब बचेंगी कितनी, 543 सीटें। तो जो 543 सीटें जो हैं वो 2026 तक यथावत रहेंगी। और यह किस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया, यह किया गया 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। मतलब 2026 तक जो लोकसभा सीटें हैं वो 543 की 543 रहेंगी। फिर 2026 के बाद में फिर से परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और पूरे देश में हर राज्य में लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी। आगे ऐसा है। फिर देखो अगला, इस प्रकार अब 2026 तक लोकसभा सदस्यों की संख्या 545, ठीक है ना, इतनी ही रहेगी। और कुल स्थानों और राज्यवार प्रतिनिधित्व को यथावत रखते हुए राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो 2026 तक कितनी रहनी है, 545 रहनी है। उसके बाद में क्या होगा, सीटों का बंटवारा होगा, ठीक है। फिर देखो लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है ना, कि लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। जब हम राज्यसभा पढ़ रहे थे तो मैंने राज्यसभा का भी आपको निर्वाचन पढ़ाया था, आप पिछला लेक्चर देख लोगे उसमें सब मैंने बताया है। राज्यसभा का निर्वाचन जो होता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, लेकिन जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको डायरेक्ट जनता चुनती है, उनको वोट करती है, ठीक है। तो देखो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति मताधिकार के आधार पर होता है, ठीक है ना। जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति मताधिकार के आधार पर, ठीक है। पहले 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को व्यक्ति समझा जाता था। इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब जनता लोकसभा का चुनाव में क्या होती है, वोटिंग करती है। जो लोकसभा के जो उम्मीदवार होते हैं वो क्या होते हैं, आप देखोगे, ठीक है ना, आप पता करना कि आपका जो क्षेत्र है जहाँ के आप निवासी हैं वह किस संसदीय क्षेत्र में आता है, मतलब वह किस लोकसभा क्षेत्र में आता है, समझ आप बात को, तो आपको पता चलेगा। जैसे हमारे एमपी में कई सारे लोकसभा क्षेत्र, जैसे खजुराहो लोकसभा क्षेत्र हो गया, ठीक है, भोपाल लोकसभा क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होते हैं, प्रत्याशी खड़े होते हैं, फिर उन प्रत्याशियों को जनता क्या करती है, वोट करती है, उसको बोलते हैं व्यक्ति मताधिकार, ठीक है ना। अब पहले जो वोटिंग की आयु थी, ये चीज़ लिखी ना कि पहले 21 वर्ष का जो व्यक्ति होता था, ठीक है ना,
चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, उसको वोट देने का अधिकार था, ठीक है ना। तो मतलब पहले 21 वर्ष के व्यक्ति को क्या किया जाता था, वैध समझा जाता था। बाद में क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है ना। ये सब मैं संविधान संशोधन में भी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतलब यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। पहले ये जो वोट डालने की उम्र थी वो कितनी थी, 21 वर्ष थी, ठीक है ना। अब कितनी हो गई, अब 18 वर्ष हो गई है। आ रही है में, तो ये चीज़ है। फिर देखो लोकसभा सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या होती हैं। मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्ति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, चाहे लोकसभा का या सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देख लो, लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों की अर्हताएं अनुच्छेद 84 में दी गई हैं, ठीक है ना। जो लोकसभा की और राज्यसभा के सदस्यों की जो योग्यता हैं वो क्या किस अनुच्छेद में दी गई हैं, अनुच्छेद 84 में दी गई हैं। इसके अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होगा यदि वह, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पास में क्या योग्यताएं होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो वो होना चाहिए भारत का नागरिक, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा कि वो पाकिस्तान का नागरिक है, उसको भारत में लोकसभा क्या करना है, चुनाव लड़ना है, ऐसा नहीं हो सकता। उसको भारत का नागरिक होना जरूरी है। फिर उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 25 वर्ष उसकी आयु हो जानी चाहिए, तब वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। फिर देखो, लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक है ना, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फिर देखो, दिवालिया ना हो, मतलब पागल ना हो, वो पागल ना हो, बैंकरप्ट ना हो, दिवालिया ना हो, ये सब चीज़ें ना हो। तो ये सब क्या है, योग्यता है किसकी, लोकसभा सदस्य की। लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं जो हैं वो किस अनुच्छेद में दी गई हैं, वो अनुच्छेद 84 में दी गई हैं। आ रही है समझ में। फिर हम देखते हैं सदस्यों के लिए निहर्ताएँ, ठीक है। तो देख लो, तो देखो आर्टिकल, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 101 तथा 102 में संसद सदस्यों के लिए निर्भरताओं का क्या है, वर्णन किया गया है। हम पढ़ते हैं, देखो इनको एक एक करके। अनुच्छेद 101 के अनुसार यदि कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे एक सदन में अपना स्थान छोड़ना होगा। मतलब कोई ऐसा संसद सदस्य है जो राज्यसभा का भी सदस्य बन गया और लोकसभा का भी सदस्य बन गया, तो उसको किसी एक सदन से क्या करना पड़ेगा, अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा सदस्य है जो विधानसभा का भी सदस्य, मतलब वह विधायक भी है, उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा सदस्य भी बन गया, मतलब वो एमपी बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, ठीक है ना। तो उसको दोनों में से एक जगह पे क्या करना पड़ेगा, अपना पद खाली करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखा है अनुच्छेद 101 में। फिर देखो अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं होगा, ठीक है ना, यदि वह, ठीक है ना। अब उन चीज़ों को हमें देखना है कि यदि कब योग्य नहीं माना कोई व्यक्ति, तो उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 102 में। यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 102 के तहत यदि वह भारत सरकार की या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, ठीक है ना, तो वह योग्य नहीं होगा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। जो मंत्रियों का पद जो होता है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। आ रही वैसे में। फिर देखो, यदि वह विकृत चित्त है अथवा दिवालिया है, समझ आप, पागल है, दिवालिया है, खराब मानसिकता का व्यक्ति है, तो वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। फिर देखो, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता हो तो वह भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। यदि वह दल बदल के तहत अयोग्य हो, ठीक है ना, दल बदल के तहत उसको अयोग्य घोषित किया गया हो। दल बदल कानून बनाए गए हैं, दल बदल कानून के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है संविधान में। उसमें बताया गया दल बदल का मतलब होता है एक दल से दूसरे दल में चले आना, ठीक ना, वो है दल बदल। तो यदि वह दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है तो वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है ना। फिर देखो, यदि व्यक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो भी वह लोकसभा सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। फिर देखो, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़कर दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के संबंध में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो आपको इसके लोकसभा के साथ साथ आपको संवैधानिक संशोधन भी रिवाइज होते आ रहे हैं, ठीक है ना। जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, 52वां संविधान संशोधन आया था 1985 में, उसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था, दल बदल संबंधी कानून जोड़े गए थे, ठीक है ना। तो उसी के तहत क्या होता है, आयोग घोषित किया जाता है
किसी भी व्यक्ति को। समझ रहे आप बात को। फिर देख लो संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्धारण। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि संसद सदस्य जो है उनकी अयोग्यता से संबंधित जो प्रश्न है उसका निर्धारण करेगा कौन। ठीक है, अभी मैंने आपको वो पढ़ा दिया ना, आर्टिकल 101 के तहत पढ़ा दिया, फिर आर्टिकल 102 के तहत पढ़ा दिया कि क्या क्या अयोग्यताएं हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए किसी भी संसद सदस्य को जिसको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। ठीक है, तो जो ऊपर मैंने 101 और 102 के तहत जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है, यदि उससे संबंधित कोई विवाद उठता है तो उसका निर्धारण कौन करेगा, इसकी बात कही गई है। तो देखो वो पढ़ते हैं, उसकी बात कही गई है आर्टिकल 103 में। ठीक है, समझ रहे ना बात को। अभी हमने आर्टिकल 102 के तहत ये सब पढ़ा ना, अयोग्यताएं पढ़ी। समझ रहे आप बात को। आर्टिकल 102 के तहत थोड़ा सा आपको टफ लग रही होंगी चीज़ें, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो देखो अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं होगा। समझ रहे। फिर वो सारे कारण मैंने बताई किन कारणों से योग्य नहीं होगा, ठीक ना, वो सारे मैंने आपको बता दिए यहाँ तक। ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर उसके बाद में जो आर्टिकल 103 है उसके अनुसार उसमें ये प्रावधान है कि यदि जो ये सब कारण मैंने आपको बताए थे इनके तहत कोई अयोग्य घोषित होता है तो उसका निर्धारण करेगा कौन। ठीक है ना, तो वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो देखो अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी अयोग्यता से ग्रस्त हो गया है या नहीं है, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को निर्देशित किया जाएगा। ठीक है ना, और उसका निर्धारण करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा, उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा। मतलब संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है, किसी भी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित करने से संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है तो इसका निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और यह निर्धारण करते समय राष्ट्रपति किसकी सलाह लेगा, निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा। सब में लिख दिया मैंने आपके लिए। ठीक है ना, निर्वाचन आयोग की क्या होगा, सलाह लेगा। फिर देखो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो देखो लोकसभा का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। ठीक है ना, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, प्रथम बैठक की तिथि से लेकर। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है लोकसभा का कार्यकाल, तो अनुच्छेद 83(2) में लोकसभा का कार्यकाल लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये याद रखने अनुच्छेद भी आपको। फिर देखो 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है या प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा क्या होगी, भंग हो सकती है 5 वर्ष से पहले भी। और यदि सब कुछ अच्छा चलता रहा तो 5 वर्ष की अवधि है, 5 वर्ष के बाद में क्या होंगे, चुनाव होंगे। फिर देखो आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। ठीक है ना, यदि आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो संसद क्या कर सकती है, विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। कार्यकाल को हम पढ़ रहे हैं ना, लोकसभा के कार्यकाल को, तो मैंने बता दिया कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष, उसके पहले भी वह भंग हो सकती है यदि प्रधानमंत्री अपने त्यागपत्र दे दे या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए सरकार के खिलाफ तो लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक ना, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। और यदि आपातकाल की घोषणा लागू होती है, ठीक है ना, यदि मान लो आपातकाल लग गया आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लग गया देश में, तो फिर संसद की क्या होती है, जो संसद का कार्यकाल होता है उसमें वृद्धि की जा सकती है संसद के द्वारा। समझ रहे आप बात को। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, ठीक है ना, 1 साल के लिए, और संसद की जो कार्यकाल है 5 वर्ष वो पूरा हो चुका है, अब चुनाव होने थे, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, हमारे देश में संसद जो है वो संसद के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। समझ रहे आप, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है, एक बार में वो है 1 वर्ष तक कार्यकाल को बढ़ा सकती है। ठीक है ना, एक बार प्रस्ताव ला के वो क्या कर सकती है, 1 वर्ष तक कार्यकाल बढ़ा सकती है यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। तो ये चीज़ इसमें दी हुई है। फिर देखो दूसरी आपात उद्घोषणा के कारण 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया ना, ये इसी के एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है कि देखो ऐसा कब हुआ था, ऐसा कब हुआ था जब लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया गया था। ठीक है ना, तो देखो जब दूसरी आपात उद्घोषणा हुई थी उसके कारण जो 5वीं लोकसभा थी उसके कार्यकाल को 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, किंतु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि किसी भी दशा में संकट काल की घोषणा समाप्ति के पश्चात 6 माह से अधिक जारी नहीं रहेगी। मतलब ये हुआ
कि जब दूसरा आपातकाल लगा था उस समय पे 5वीं लोकसभा जारी थी, ठीक है ना। तो 5वीं लोकसभा को 2 बार 1-1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया था, ठीक है। किंतु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि किसी भी दशा में संकट काल की घोषणा की समाप्ति के पश्चात 6 माह से अधिक नहीं रहेगी। यदि आपातकाल के दौरान संसद का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया जाता है, उसी बीच में आपातकाल खत्म हो जाता है, मान लो 1 साल के लिए बढ़ाया गया था और 4 महीने के अंदर आपातकाल खत्म हो गया, ठीक है ना। तो फिर जो उसका कार्यकाल है वो किसी भी हालत में 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। और 6 महीने के बाद चुनाव कराने पड़ेंगे, तो वही यही चीज़ लिखी है, ठीक है ना। किंतु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि किसी भी दशा में संकट काल की घोषणा की समाप्ति के पश्चात 6 माह से अधिक जारी नहीं रहेगी। समझ रहे बात को, तो ये चीज़ लिखी हुई है। फिर देखो, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 में, ठीक ना, उसके द्वारा क्या हुआ था, लोकसभा कार्यकाल था उसको 6 वर्ष कर दिया गया था। जैसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है ना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, समझ रहे आप बात को। संवैधानिक संशोधन में भी मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, उसके द्वारा जो लोकसभा कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, उसके द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया लोकसभा का कार्यकाल। आ रही है में, तो ये चीज़ लिखी हुई है। फिर देखो, सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो शपथ ग्रहण कहाँ करते हैं, किसके सम्मुख करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं हम। तो देखो, अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों की शपथ के बारे में बताता है। जो संसद सदस्य हैं उनकी शपथ का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 99 के तहत। तो देखो, संसद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में विहित प्रारूप में शपथ ग्रहण करेगा, ठीक है ना। जो संसद सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। जो सदस्यों का शपथ है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 99 में दिया गया है। और जो शपथ का जो प्रारूप है, मतलब शपथ का वर्णन किस अनुसूची में है, वो अनुसूची 3 में है। आ रही बात में, तृतीय अनुसूची में संसद सदस्यों की शपथ का क्या दिया हुआ है, प्रारूप दिया हुआ है। फिर देखो, वेतन भत्ता। तो देखो, संसद के सदस्यों का वेतन भत्ता देख लो। संसद के प्रत्येक सदस्य को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ता दिया जाता है, ठीक है ना। ये वेतन भत्ता समय समय पर चेंज होता जाता है, लेकिन जो संसद के सदस्य हैं उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, संसद स्वयं करती है। आ रही है समय। फिर हम देख लेते हैं अधिवेशन व गणपूर्ति देख लेते हैं। संसद सदस्यों में अधिवेशन के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन बुलाएगा, ठीक है। लोकसभा की अधिवेशन है वो वर्ष में क्या होना चाहिए, 2 बार बुलाया जाना आवश्यक है। फिर देखो, लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। जो लोकसभा का जो सत्र होता है, ठीक है ना, 3 सत्र होते हैं, ठीक है ना। मानसून सत्र होता है, ठीक है ना, शीतकालीन सत्र होता है, बजट सत्र होता है। 3 सत्र होते हैं लोकसभा के एक साल में, ठीक है। तो उनके बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए उन सत्रों के बीच में, ये चीज़ लिखी हुई है। समझ आप बात को। और वर्ष में 2 बार लोकसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। ये हमने अधिवेशन देख लिया। फिर हम देखते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति मतलब कोरम। गणपूर्ति या कोरम का मतलब होता है, ठीक है, जैसे कहीं पे 100 सदस्य हैं, मान लो किसी क्लब है कोई, उसमें 100 सदस्य हैं, वहाँ पे कोई पार्टी आयोजित होनी है, तो यदि वहाँ पे नियम है कि गणपूर्ति होगी 50 सदस्यों में, यदि 50 सदस्य उपलब्ध हैं 100 में से, तभी वहाँ पे पार्टी हो सकती है किसी क्लब में। यदि 50 में से 40 सदस्य उपलब्ध हैं तो पार्टी नहीं होगी। इसी प्रकार से लोकसभा में भी गणपूर्ति या कोरम होता है, मतलब लोकसभा में निश्चित किया गया है कि इतने सदस्य तो उपस्थित होने चाहिए जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही हो, लोकसभा में बहस चल रही हो, किसी विधेयक पर कोई विधेयक पारित किया जा रहा हो, या लोकसभा चल रही हो, लोकसभा को चलना हो, लोकसभा को कार्य करना हो, तो कम से कम इतने सदस्य क्या होने चाहिए, उस दिन उपस्थित होना चाहिए। उसी को बोलते हैं गणपूर्ति। तो वो हम गणपूर्ति को देख रहे हैं कितनी संख्या है सदस्यों की, कि जितने में लोकसभा की कार्रवाई चलेगी। समझ रहे आप बात को। तो देखो, अधिवेशन प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या की 1/10 भाग उपस्थित होना आवश्यक है, ठीक है ना। कोई भी लोकसभा का या अधिवेशन है या लोकसभा की कार्रवाई है वो तभी चालू मानी जाएगी जब जो कुल सदस्य हैं संख्या है उसका 1/10 भाग क्या हो, उपस्थित हो, ठीक है। यदि इतने सदस्य उपस्थित ना हो तो अध्यक्ष अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर देगा जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती। समझ गए। गणपूर्ति मैंने आपको बता दिया। गणपूर्ति का मतलब होता है कि एक निश्चित संख्या जो लोकसभा के अधिवेशन को चालू रखने के लिए आवश्यक है,
और यदि वह निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा, राष्ट्रपति जो हैं वो अधिवेशन को क्या होंगे, निलंबित कर देंगे तब तक के लिए जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। और गणपूर्ति कितनी है, कुल सदस्य जो लोकसभा के हैं ना, कुल सदस्य कितने हैं वर्तमान में, 545 हैं, 545 का 1/10, ठीक है ना, ये है गणपूर्ति। समझ रहे बात आपको, 95 या 96 सदस्य होते हैं गणपूर्ति के लाभ, समझ रहे बात को। तो ये चीज़ है। तो ये आज का क्या होता है, आज का पूरा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। अब जो इसका आगे का लेक्चर होगा, आगे के लेक्चर में मैं आपको लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं, लोकसभा सदस्य हो गया, प्रोटेम स्पीकर हो गए, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लोकसभा के कार्य भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे राज्यसभा की शक्तियाँ पढ़ाई उसी प्रकार से लोकसभा की शक्तियाँ पढ़ाऊँगा। तो ये क्या है, थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको जितना भी मटेरियल है, ठीक है ना, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो सब मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। और हमें पता नहीं होता क्या क्वेश्चन आएगा, कभी सरल क्वेश्चन भी आ सकता है, कभी कठिन क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमें तैयारी क्या करना है, अच्छे से अपने हिसाब से करनी है। समझ रहे आप बात को, अच्छे तरीके से हमें तैयारी करनी है। कभी टफ क्वेश्चन भी आ सकता है, कभी नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था संसद से, वो पूछा गया था कि संसद का निर्माण किन किन से होता है, मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। कल के दिन वो अंदर डीप घुस के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या हो पढ़नी पड़ेंगी। आ रही है समझ आपको। तो आज के लेक्चर में क्या यहीं तक करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।